नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं अगस्त 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर चल रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। तो दोस्तों 1 अगस्त 2020 को स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह जी ने इस वेबिनार का उद्घाटन किया है। दोस्तों आपको बता दें कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जो कि महान प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनका निधन हो गया था 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी का निधन हो गया था। और यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित की गई है। इसका आयोजन किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा इस वेबिनार का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किया गया है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। दोस्तों महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की कुछ पुस्तकें, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो एग्जाम से पूछी जाते हैं, उन पे हम नजर डालते हैं। गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन वेदास, उनका प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। दोस्तों आपको बता दें कि 1 अगस्त 2020 को ही प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और इसी दिन उनका निधन हो गया था, लोकमान्य तिलक का निधन हो गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपको ऑप्शन पे न डालें दोस्तों। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, मार्कोस ट्राइजो, मात्सुगु आसाकावा और जिन लिकुन। तो दोस्तों जिन लिकुन को AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि AIIB एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2016 में। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। बीजिंग जो चीन की राजधानी है, चीन में AIIB का हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है जिन लिकुन को। अन्य ऑप्शंस पर नजर डालें दोस्तों तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा IMF की प्रेसिडेंट है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। मार्कोस ट्राइजो NDB के चेयरमैन हैं। दोस्तों आपको बता दें कि KV थॉमस जो कि भारतीय थे, चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे NDB के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के, न्यू विकास बैंक के, और उनका स्थान ले लिया है मार्कोस ट्राइजो, ये हैं ब्राज़ील के। मात्सुगु आसाकावा ये हैं दोस्तों ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मनीला, फिलीपींस है और आसाकावा जापान के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना। तो दोस्तों 6वां संस्करण ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है और आभासी बैठक जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई और भारत का प्रतिनिधित्व किया इसमें पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जो कि भारत के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने इन मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इसकी अध्यक्षता की है रूस देश ने इसकी अध्यक्षता की है। ब्रिक्स की बात कर लें दोस्तों, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का, ये 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स, सोशल,
कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया की 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का एसोसिएशन है, इकोनॉमिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में और इसमें आखिरी में शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका। कब शामिल हुआ? 2010 में। और हाल ही में 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है रूस ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे HDFC बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन, अमिताभ चौधरी और संदीप बख्शी। तो दोस्तों HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं शशिधर जगदीशन और इन्होंने स्थान ले लिया है आदित्य पुरी का। इसके पहले आदित्य पुरी HDFC के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि HDFC बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक के रूप में जाना जाता है। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के वर्तमान में CEO हैं और संदीप बख्शी ICICI बैंक के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को 3 राजधानी होने की योजना को स्वीकृति मिली है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री बी हरिचंद्रन ने आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानी बनाने की योजना थी उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। और ये 3 राजधानियां होने हैं दोस्तों विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ये 3 राजधानियां होंगी आंध्र प्रदेश की। इनसे विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव राजधानी, कार्यपालिक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी, लेजिस्लेटिव राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल, यानी ये 3 राजधानियां होंगी आंध्र प्रदेश राज्य की। विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल 3 राजधानी होने का गौरव है आंध्र प्रदेश राज्य को। इसके पहले आपको बता दें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश राज्य भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पे 5 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इस राज्य में 5 अलग अलग समुदाय के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर वर्ष 2014 में एक नया राज्य बन गया तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में CM हैं श्री जगन मोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं श्री बी हरिचंद्रन। ये 3 राजधानी होने के पीछे का कारण है दोस्तों सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकृत और संतुलित विकास हो सकेगा आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर तथा पापीकोंडा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और आयरलैंड। तो दोस्तों हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है और वे थे दोस्तों आयरलैंड के थे जॉन ह्यूम। नॉर्थ आयरलैंड के प्रख्यात राजनेता रहे हैं। वर्ष 1998 में शांति बहाली के लिए नॉर्थ आयरलैंड में शांति बहाली के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल का कौन सा प्राइज दिया गया? इन्हें पीस प्राइज, शांति पुरस्कार दिया गया दोस्तों। कब? 1998 में। और ये कहाँ थे दोस्तों? आयरलैंड की वर्तमान बात करें तो डबलिन आयरलैंड की राजधानी है और माइकल मार्टिन वर्तमान में आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अन्य ऑप्शंस की बात करें दोस्तों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की बात करें पेरिस राजधानी है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन की बात करें लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री वेंकैया नायडू, श्री योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी है। राम जन्मभूमि पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और वर्षों से लंबित मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें जो ट्रस्ट भूमि 2.7 एकड़ भूमि ट्रस्ट को सौंपने के लिए
कहा था, और जो दूसरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड था उसे 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि देने के लिए कहा था। 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, जिसकी अध्यक्षता की थी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई ने। और ये भूमि थी दोस्तों विवादित 2.77 एकड़। और सरकार को निर्देश दिए थे कि सरकार शीघ्र ही एक ट्रस्ट बनाए जो मंदिर निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार ने उस ट्रस्ट भी बनाया। ट्रस्ट का नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, और इस ट्रस्ट की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व ब्यूरोक्रेट श्री नृपेंद्र मिश्रा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और यहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा, श्री राम मंदिर का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, और इस मंदिर के लिए आधारशिला रखी है भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो ये फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये दिया है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस फैसले को सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पे दोस्तों कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, जिसका निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सिपह सलार मीर बाकी के द्वारा कराया गया था। रामनाथ कोविंद भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री, श्री वेंकैया नायडू रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, और श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के यूपी के सीएम हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? क्या रखा गया है विषय वस्तु का नाम? ऑप्शंस हैं सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट, सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर, ब्रेस्ट फीडिंग फाउंडेशन ऑफ लाइफ, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष आप अगस्त माह में के सप्ताह में, प्रारंभिक सप्ताह में, पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और इस वर्ष 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। और ये दोस्तों आपको बता दें कि यह मनाया जाता है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस वर्ष 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। इसका उद्देश्य स्तनपान के बारे में तथा स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। और इस वर्ष के लिए जो विषय वस्तु रखी गई है, थीम रखी गई है, वो थीम है दोस्तों सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। ये इस वर्ष के लिए थीम रखी गई है। WHO की बात कर लें दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है WHO। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं टेड्रोस एधेनॉम। ये कहाँ के दोस्तों? ये हैं यूथोपिया के। और हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, RK माथुर, मनोज सिन्हा, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, और इनका स्थान ले लिया है मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा नए उप राज्यपाल बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के। RK माथुर वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया CAG नियुक्त कर दिया गया दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मनोज सिन्हा के बारे में जानते हैं दोस्तों, पूर्व BJP सांसद, और पिछली मोदी सरकार जो 2014 से 2019 तक सरकार रही, मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, और इन्हें उपराज्यपाल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का। दोस्तों आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य होता था, जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटा दी गई, और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया, और इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और इन दोनों के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे। गिरीश चंद्र मुर्मू पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, और RK माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, मुकुल रोहतगी और मनोज सिन्हा। दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि मनोज सिन्हा
उपराज्यपाल बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और इसके पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया CAG नियुक्त कर दिया गया और ये भारत के 14वें नंबर के 14th CAG के पद पर कार्य करेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। और इन्होंने स्थान लिया है दोस्तों राजीव महर्षि का। इसके पहले राजीव महर्षि भारत के CAG के पद पर कार्य कर रहे थे और गिरीश चंद्र मुर्मू ने इनका स्थान ले लिया है। मुकुल रोहतगी कौन है दोस्तों? ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। अब हम नज़र डालते दोस्तों CAG पे। CAG क्या होता है? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका काम क्या होता है? भारतीय लेखा परीक्षण का कार्य करता है तथा पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है CAG। इसका संवैधानिक आधार है दोस्तों संविधान के भाग 5 में। संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक, 148 से 151 तक CAG का जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के भाग 5 में। इसकी CAG की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। और 14th CAG नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, BS बस्सी और सुजाता मेहता। तो दोस्तों UPSC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी और इन्होंने स्थान लिया है अरविंद सक्सेना का। जबकि UPSC के मेंबर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं BS बस्सी और सुजाता मेहता। UPSC पे नज़र डालें तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक UPSC का जिक्र किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनका काम भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा का आयोजन कराना तथा कार्मिक प्रबंधन का कार्य होता है UPSC का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। और प्रदीप कुमार जोशी नए UPSC के चेयरमैन होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली किसान रेल सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली से लखनऊ, नासिक से पटना, चंडीगढ़ से अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत देश की पहली किसान रेल सेवा प्रारंभ की गई है नासिक से पटना के बीच। महाराष्ट्र में नासिक से के देवलाली से लेके पटना के बीच इसका प्रारंभ किया जाएगा। 1519 किलोमीटर की ये ट्रेन यात्रा करेगी। इस रेल सेवा का प्रारंभ करने का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, तो जो पेरिसेबल गुड्स हैं, जो खराब होने वाली वस्तुएं हैं, उनका इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके, जिनमें सब्जी और फल हैं। ये ट्रेन प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र के देवलाली से लेके पटना तक ये ट्रेन चलाई जाएगी। इसका उद्घाटन किया है भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की पहली किसान रेल सेवा का प्रारंभ किया है। पटना के दानापुर, महाराष्ट्र नासिक जिले के देवलाली से लेके पटना जिले के दानापुर तक यह ट्रेन चलाई जाएगी और 1519 किलोमीटर की यात्रा करेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस देश ने स्मारक सिक्के जारी करने की घोषणा की? ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन सरकार ने महात्मा गांधी की दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2019 में भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई है। 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने फैसला लिया है कि उनके नाम से उन देश में सिक्के जारी किए जाएंगे। रॉयल मिंट जो वहाँ की करेंसी जारी करती है, रॉयल मिंट द्वारा सिक्के जारी किए जाएंगे। देश में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचानने के प्रयास में योगदान के लिए इस निर्णय की घोषणा की गई है।
दोस्तों महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति होंगे। महात्मा गांधी ब्रिटेन के सिक्के पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति होंगे और ब्रिटेन सरकार ने ऐसी घोषणा की है। ब्रिटेन की बात कर लें दोस्तों, राजधानी है लंदन। और बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो प्रिटोरिया राजधानी है और सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं 78वीं, 90वीं, 100वीं और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। दोस्तों आपको बता दें कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना था और इसी के दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया गया था और महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था 8 अगस्त 1942 को। और इस वर्ष यानी 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2020 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और यह प्रारंभ किया गया था वर्ष 1930 में और 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है दोस्तों असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था वर्ष 1920 में और 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है वर्ष 2020 में असहयोग आंदोलन की। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओडिशा के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारी के लिए यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी गई है। देश का उड़ीसा पहला राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह के सुनामी तैयार गांव है। ये गांव है दोस्तों वेंकटरापुर, ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है वेंकटरापुर। दूसरा गांव है नेलियासाही जो जगत सिंहपुर गांव में है। जगत सिंहपुर गांव जिला और गंजाम जिले दोनों के एक गांव को यूनेस्को ने सुनामी तैयार होने के लिए मान्यता दी है। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में अम्फान नामक चक्रवात ने ओडिशा के तटीय इलाकों में भीषण तबाही मचाई थी। ओडिशा पर नज़र डालें दोस्तों, राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। श्री नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। श्री गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा में कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर सन टेम्पल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। उड़ीसा में भितरकनिका तथा सिमलीपल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन दिए गए हैं मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। तो दोस्तों श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है महिंद्रा राजपक्षे ने। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2006 से लेकर 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अभी उनके छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अन्य ऑप्शन पर नजर डालें दोस्तों, मालदीव की राजधानी है माले और इब्राहिम सोलिह मोहम्मद मालदीव के राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। भूटान सोरे लोटिंग भूटान के प्रधानमंत्री हैं और भूटान की राजधानी है थिम्पू। दोस्तों गौर करें तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सार्क के मेंबर हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशिया में स्थित 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें लीडिंग भूमिका निभाता है भारत प्रमुख की महत्वपूर्ण भूमिका है इस संगठन में। और ये 8 देश कौन कौन से दोस्तों? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुल 8 देशों का ये संगठन है
सार्क की बात कर लें तो स्थापना हुई थी दोस्तों 1985 में। हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यह स्थापित किया गया है। यह जो केंद्र है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की परियोजना है सिक्योर हिमालय। इस परियोजना के तहत इसका विकास किया गया है। इसका उद्देश्य हिमालय पारिस्थितिक केंद्र को ठीक करना तथा तेंदुआ के संरक्षण के लिए यह केंद्र स्थापित किया गया है। UNDP की बात कर लें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन विकास कार्यक्रम, स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और अचिन स्टीनर जो कि जर्मनी के हैं, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। श्रीमती बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में राजा जी, फूलों की घाटी, नंदा देवी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं लेबनान, सीरिया, इजराइल और साइप्रस। तो दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री थे हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री थे। लेबनान की राजधानी बैरूत में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद कब हुआ विस्फोट दोस्तों? 4 अगस्त 2020 को बैरूत के बंदरगाह में एक भीषण विस्फोट हुआ जिसमें 160 लोग मारे गए तथा 6000 लोग घायल हो गए। इस विस्फोट के बाद शुरू हुए जन आक्रोश को देखते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने लेबनान के प्रधानमंत्री से त्यागपत्र दे दिया है। लेबनान दोस्तों मिडिल ईस्ट में स्थित देश है लेबनान, जिसकी राजधानी है बैरूत। और अन्य ऑप्शंस पे नज़र डालें दोस्तों, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। बशर अल असद सीरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस की राजधानी दोस्तों निकोशिया। साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। और निकोस एनास्टेसियस वर्तमान में साइप्रस के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य, गुरुदीप सिंह, अनिल कुमार चौधरी और सोमा मंडल। दोस्तों सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। और सोमा मंडल सेल की नई अध्यक्ष होंगी और इन्होंने स्थान ले लिया है दोस्तों अनिल कुमार चौधरी का। अनिल कुमार चौधरी पहले सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और अब होंगी सोमा मंडल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों सोमा मंडल। और देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है सेल। और सेल की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त होगा सोमा मंडल को। पहली महिला अध्यक्ष होंगी सोमा मंडल। सेल की बात कर लें, स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। पब्लिक सेक्टर है, यूनिट है, PSU है ये। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारत में स्टील मंत्री हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारत के जो स्टील मिनिस्टर हैं वो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान भारत में इस्पात मंत्रालय के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। श्रीकांत माधव की बात करें तो ये IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं। गुरुदीप सिंह NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। और सोमा मंडल को सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस अमेरिकी भारतीय महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं कमला हैरिस, निकी हेली और प्रीति पटेल। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को, जो कि अमेरिका में सीनेट है, ये वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं कमला हैरिस। और इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी में, याद रखिएगा दोस्तों, डेमोक्रेटिक पार्टी का
ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है कमला हैरिस को। और कमला हैरिस अमेरिका में की पहली अश्वेत महिला है जो राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। और निकी हेली दोस्तों, निकी हेली ये कौन सी पार्टी की हैं? ये हैं रिपब्लिकन पार्टी की। और जो वर्तमान में वहाँ पे सरकार चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, वो है रिपब्लिकन पार्टी के। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के थे और डोनाल्ड ट्रंप ने निकी हेली को यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया था, एम्बेसडर नियुक्त किया था निकी हेली को। प्रीति पटेल दोस्तों ये है ब्रिटेन की, भारतीय मूल की हैं और रहती कहाँ पे? ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रही हैं प्रीति पटेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में ट्रैफिक सिग्नल में महिला आइकॉन को प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दोस्तों बृहद मुंबई नगर पालिका ने मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल में महिला आइकॉन को प्रदर्शित किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला शहर बन गया है मुंबई टू हैव अ वुमेन सिंबल इन ट्रैफिक। महिला को ट्रैफिक सिग्नल में प्रदर्शित करने वाला पहला शहर बन गया है भारत का मुंबई। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाया है मुंबई ने। और यह है कहाँ पे दोस्तों? स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। सीएम है श्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में तड़ोवा, गुगामोल, नगरेगांव से प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अजंता, एलोरा तथा एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बाबा रामदेव, दलाई लामा, सदगुरु ईशा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर तथा बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा। पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के महत्वपूर्ण नेताओं का लीडर्स का ध्यान आकर्षण किया है श्री दलाई लामा ने इस पुस्तक के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 1989 में दलाई लामा को नोबेल का पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। नोबेल पीस पुरस्कार विजेता हैं दलाई लामा। इन्हें वर्ष 1989 में यह सम्मान दिया गया। इनके अतिरिक्त इनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिन पे भी नज़र डालते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द बुक ऑफ जॉय, ये दलाई लामा के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। बाबा रामदेव योग गुरु हैं, इनका जो संगठन का नाम है पतंजलि। और सदगुरु ईशा, ये ईसा फाउंडेशन चलाते हैं। सदगुरु ईशा स्पिरिचुअल लीडर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं टाटा फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों WGDP का वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी। यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है USAID, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस कार्यक्रम के सहयोग से इसका उद्देश्य जेंडर डिवाइड, लिंग भेद तथा डिजिटल डिवाइड को कम करना है। और यह पहल शुरू की गई है दोस्तों, ये जो WGDP वुमेन कनेक्ट, यह कार्यक्रम पहल प्रारंभ की गई थी फरवरी 2019 में। किसके द्वारा? व्हाइट हाउस अमेरिका के द्वारा। इसका उद्देश्य 2025 तक दुनिया की 50 मिलियन महिलाओं को वर्कफोर्स एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से यह पहल शुरू की गई थी वर्ष 2019 में व्हाइट हाउस अमेरिका के द्वारा। और हाल ही में कनेक्ट चैलेंज जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है श्रीमती नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने किस अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ICGS सजग और ICGS सार्थक। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक बल ने ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV सीरीज का चौथा वेसल्स है जिसका नाम है ICGS सार्थक। इसके पहले 3 जो लॉन्च किए जा सके हैं सचेत, सुजीत और सजग, और ये इस सीरीज का
चौथा वेसल्स है ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। 105 मीटर लंबा तथा 2350 टन की क्षमता है इस पे, और ये लॉन्च किया गया है ICGS सार्थक। दोस्तों आपको बताते हैं, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी वर्ष 1978 में। के नटराजन वर्तमान में ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, इजराइल फलस्तीन, इजराइल सऊदी अरेबिया, इजराइल UAE, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इजराइल तथा UAE के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित किया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में राजनयिक संबंध और शांति सहयोग के स्ट्रेटजिक एजेंडा में जो अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और तीसरा राष्ट्र होगा UAE, जिसके यहूदी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध होंगे। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, इन्होंने मध्यस्थता की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तथा UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के हर्मल मिर्च मोयरा केला को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, झारखंड, तेलंगाना, केरल और गोवा। तो दोस्तों हर्मल मिर्च मोयरा बनाना को GI टैग प्रदान किया गया है, यह है गोवा से। GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। दोस्तों GI टैग किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता को बतलाता है, और ये प्रसिद्ध है दोस्तों हर्मल जो मिर्च और मोयरा केला बनाना, ये है झारखंड में। झारखंड राज्य के हर्मल मिर्च और मोयरा केला को GI टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। झारखंड के हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल जो कि तेलंगाना का है, हाल ही में इसे भी GI टैग प्रदान किया गया है। गोवा की बात कर लें दोस्तों, गोवा की राजधानी है पणजी गोवा की राजधानी है। गोवा के CM है डॉक्टर प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उन्हें राज्यपाल बना दिया गया है मेघालय का। और अब जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी, वो प्रभार देख रहे हैं गोवा का। गोवा में सेंट कैथेड्रल चर्च को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। मोलेम नेशनल पार्क प्रसिद्ध है गोवा में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की है। उन्हें निम्न में से किस सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री। दोस्तों भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। एक शानदार करियर रहा महेंद्र सिंह धोनी का। एक छोटे से शहर रांची से आने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने इतना नाम कमाया। एक बार उनके शानदार करियर पर नज़र डालते हैं दोस्तों। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ष 2007 में T20 विश्व कप जीता। वर्ष 2011 में ICC का मेंस वर्ल्ड कप जीता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और वर्ष 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता। उन्होंने कुल 90 टेस्ट मैच खेले, 350 ODI मैच खेले तथा T20 में 98 मैच खेले। और उन्हें लेफ्टिनेंट कॉलोनल के ऑनरी रैंक से, मानक रैंक से सम्मानित किया है टेरिटोरियल आर्मी ने। टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा लेफ्टिनेंट कॉलोनल के मानक रैंक से सम्मानित किया जा चुका है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण सम्मानित किया गया 2018 में। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया 2007 में। महेंद्र सिंह धोनी को अर्जुन अवार्ड कभी नहीं प्रदान किया गया। अर्जुन अवार्ड से कभी सम्मानित नहीं किए गए। अर्जुन अवार्ड की बात कर लें दोस्तों, वर्ष 1961 से दिया जा रहा है, जबकि राजीव गांधी खेल रत्न दिया जा रहा है वर्ष 1991 से। भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में
भारत किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष प्रारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ब्रिटेन ने भारत में नवाचार इनोवेशन चैलेंजिंग फंड लॉन्च किया है। ब्रिटेन सरकार ने भारत में 3 मिलियन यूरो का नवाचार चुनौती कोष इनोवेशन चैलेंजिंग फंड लॉन्च किया है। यह कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अकादमिक और उद्योग के वैज्ञानिकों का समर्थन करेगा यह फंड, और यह प्रारंभ किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन की बात करें, राजधानी है लंदन। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, मेघालय, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सत्यपाल मलिक वर्तमान में कार्य कर रहे थे गोवा के राज्यपाल के रूप में, और इन्हें अब नया राज्यपाल बना दिया गया है मेघालय का। मेघालय के नए राज्यपाल होंगे सत्यपाल मलिक, और इन्होंने स्थान ले लिया है तथागत रॉय का। तथागत रॉय पहले मेघालय के राज्यपाल थे, अब इनका स्थान ले लिया है सत्यपाल मलिक ने। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे श्री भगत सिंह कोश्यारी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है गोवा का। मेघालय की बात करें दोस्तों, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और कॉनराड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में नोक्रेक, वालफक्रम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का निधन हो गया है, उनका संबंध किस घराने से था? ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना, वाराणसी घराना। तो दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया। अमेरिका के न्यू जर्सी में इनका निधन हो गया, और इनका संबंध था मेवाती घराने से। हरियाणा राज्य से संबंध था इनका, और मेवाती घराने से संबंध रखते थे पंडित जसराज। आपको बता दें दोस्तों, पंडित जसराज को वर्ष 1975 में पद्मश्री 1975 में, पद्म भूषण 1990 में, और वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से वर्ष 1987 में नवाजा जा चुके हैं पंडित जसराज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजेश रंजन, AP माहेश्वरी, SS देसवाल और राकेश अस्थाना। तो दोस्तों राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राकेश अस्थाना NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। इस NCB के कार्यभार के साथ राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का कार्यभार भी संभालेंगे। BSF की बात कर लें दोस्तों, इसका गठन किया गया वर्ष 1965 में, और पहले BSF के जो DG थे विवेक जौहरी, उन्हें मध्य प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। MP पुलिस का DG नियुक्त किया गया है विवेक जौहरी, जो पहले BSF के DG थे। अन्य ऑप्शन पर नजर डालें दोस्तों, राजेश रंजन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के DG हैं। AP माहेश्वरी ये हैं CRPF के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, और SS देसवाल हैं ITBP के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स को ITBP के DG हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस पे 5 भारतीय खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है। इनमें शामिल हैं रोहित शर्मा, क्रिकेटर रोहित शर्मा, विनेश फोगाट ये पहलवान है विनेश फोगाट, रानी रामपाल ये है हॉकी से, रानी रामपाल हॉकी की कप्तान, मनिका बत्रा ये है टेबल टेनिस से, और टी मरियप्पन ये है हाई जंपर। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 से नवाजा गया है। इसके अतिरिक्त 29 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है।
दोस्तों आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष खेल दिवस यानी 29 अगस्त के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। भारत में खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किए गए 1991 से। अब तक दी जाती थी राशि 7.5 लाख, परंतु अभी वर्ष 2020 में इसकी राशि बढ़ा दी गई है और ये राशि कर दी गई है 25 लाख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 हाल ही में जारी किए गए और ये रिपोर्ट जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जारी किए गए जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इंदौर ने, और इंदौर स्थित है मध्य प्रदेश में। लगातार चौथी बार इंदौर शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट का यह 5वां संस्करण है, 5th एडिशन की रिपोर्ट है यह रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट चालू हुई वर्ष 2016 में, और पहली दफ़ा जब 2016 में ऐसी रिपोर्ट आई थी तो मैसूर पहले स्थान पर था। उसके बाद 2017 से लेकर लगातार 4 बार से इंदौर पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है गुजरात का सूरत शहर, महाराष्ट्र का मुंबई तीसरा स्थान प्राप्त किया और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर को चौथा स्थान दिया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने भारत के कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत सूची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इंडिया पोस्ट ने भारत के 5 यूनेस्को साइट्स पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं, और ये 5 कौन कौन सी यूनेस्को साइट्स हैं दोस्तों? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा का चर्च, पट्टाकल के स्मारक जो हैं स्थित कर्नाटक में, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर ये हैं मध्य प्रदेश में, कुतुब मीनार दिल्ली। इन 5 यूनेस्को साइट्स पर इंडिया पोस्ट ने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। दोस्तों यूनेस्को की बात कर लें, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और आंद्रे एजोले वर्तमान में महानिदेशक के पद पर कार्य कर रही हैं यूनेस्को की। इंडिया पोस्ट की बात कर लें दोस्तों, इंडिया पोस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1854 को इंडिया पोस्ट की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए हैं 57, 78, 79 और 85। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट 2020 जारी की गई, और यह रिपोर्ट रिलीज़ की गई है सर्फ नामक संस्था के द्वारा। दोस्तों 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे: इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इन सभी बिंदुओं को मिलाकर ओवरऑल जो भारत की रैंकिंग है वो है 57। भारत को 57वां स्थान दिया गया है। इस प्रकार की इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने, और भारत को डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में 57वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक किसे चुना गया? ऑप्शन दिए गए हैं पेटीएम, बायजूस, आइनॉक्स और अमूल। दोस्तों आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रस्तावित है जापान की राजधानी टोक्यो में, और इन्हें होना था वर्ष 2020 में, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया 2021 में। 2021 में जो भारतीय टीम जाएगी, इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो भेजी जा रही है टीम, उसके लिए आधिकारिक प्रायोजक चुना गया है आइनॉक्स एंटरटेनमेंट को आधिकारिक प्रायोजक चुना गया है। आपको बता दें दोस्तों कि वर्ष 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें आधिकारिक प्रायोजक था अमूल। आईओसी की बात कर लें दोस्तों, भारत में ओलंपिक खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है
ओलंपिक कमेटी स्थापना हुई वर्ष 1927 में और इसके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं नरेंद्र बत्रा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रजनीश कुमार, राजीव कुमार, अश्विनी भाटिया और शक्तिकांत दास। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि एसबीआई के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं रजनीश कुमार। राजीव कुमार नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। एसबीआई पे नजर डालें दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना हुई दोस्तों योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर वर्ष 2014 में। इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और इसके नीति आयोग के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं अमिताभ कांत। और शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर है मुंबई। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन के सुधार हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, इजराइल और अमेरिका। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन के सुधार हेतु भारत ने इजराइल देश के साथ समझौता किया है। भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के तहत क्षेत्र में बेहतर कृषि उपायों, एकीकृत ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल संचयन का कार्य किया जाएगा। इजराइल की बात करें, इजराइल की राजधानी मिडिल ईस्ट में स्थित देश है जेरूसलम दोस्तों ईसाई, मुस्लिम तथा यहूदी धर्म का प्रसिद्ध पौराणिक स्थल है। बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ की मुद्रा है सिकल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? नए इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, अशोक लवासा और राजीव कुमार। तो दोस्तों नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार और इन्होंने स्थान लिया है अशोक लवासा का। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन इन्हें नियुक्त कर दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं अशोक लवासा एडीबी के, जिससे अब उनका स्थान ले लिया है राजीव कुमार ने। दोस्तों आपको बता दें कि सुनील अरोड़ा, भारत में जो व्यवस्था है उसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्र और दूसरे राजीव कुमार होंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लीसा स्टालेकर, उपरोक्त सभी। दोस्तों आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है 3 महान खिलाड़ी। जैक कैलिस ये हैं दक्षिण अफ्रीका के, जहीर अब्बास ये हैं पाकिस्तान के और लीसा स्टालेकर ये ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं। इन तीनों सेवानिवृत्त खिलाड़ियों, रिटायर्ड खिलाड़ियों को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है। आईसीसी की बात कर ले दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है आईसीसी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। हाल ही में आईसीसी के प्रेसिडेंट थे शशांक मनोहर, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और वर्तमान में आईसीसी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पद पर काम कर रहे हैं श्री मनु साहनी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद के पदेन सभापति होंगे। ऑप्शन दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। दोस्तों भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद के पदेन सभापति होंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं
श्री थावरचंद गहलोत। यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियां और कार्यक्रम के निर्माण में केंद्र को सलाह देगी। भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति के पद पर श्री वेंकैया नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन दिए गए एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों WHO के द्वारा हाल ही में अफ्रीका को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया गया। पिछले 4 वर्षों में इस महाद्वीप में पोलियो का कोई मामला नहीं आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। भारत से पोलियो का उन्मूलन किया जा चुका है वर्ष 2014 में। WHO की बात कर लें तो WHO दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और टेड्रोस एधनॉम वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ऑप्शन दिए गए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है। दोस्तों अब तक की यह तीसरी शिक्षा नीति है। आपको बता दें कि पहली शिक्षा नीति आई थी वर्ष 1964 में, दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई थी 1986 में। पहली, दूसरी और ये तीसरी शिक्षा नीति होगी स्वतंत्र भारत की। और यह नीति पूर्व इसरो चेयरमैन के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इसका उद्देश्य देश के विद्यालयी तथा उच्च शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म को लाना है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है और इस नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। कर्नाटक की बात करें, राजधानी है बेंगलोर। श्री VS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। श्री वाजुभाई वाला वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक में हम्पी के अवशेष, पट्टाकल के स्मारक जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं। कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बानरहट्टा, नागरहोल तथा कुद्रेमुख जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 जारी किए गए और ये जारी किए जाते हैं दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की क्या तैयारियां हैं, क्या नीतियां हैं, इन पर फोकस करता है। यह सूचकांक मुख्यतः 4 आधार होते हैं इसके लिए: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन बिंदुओं पर चर्चा करता है यह सूचकांक। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात राज्य ने, दूसरा स्थान दिया गया है महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान है तमिलनाडु। जबकि यूनियन टेरिटरी में बात करें दोस्तों तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दिल्ली ने। दिल्ली को शीर्ष स्थान दिया गया है यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 चुना गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 चुना गया है। ऑप्शन दिए गए हैं ओल्गा टुकारचुक, जोखा अलहार्थी, मरिके लुकास रिजनेवेल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ट। ये डच लेखक हैं। इन्हें द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इनकी पुस्तक का नाम कर लें दोस्तों, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए इन्हें वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा जाएगा और डच लेखक हैं और सबसे कम उम्र की महिला हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा, मारिके लुकास रिजनेवेल्ट। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया जा रहा है वर्ष 2005 से और इसके लिए 50,000 यूरो, 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है बुकर सम्मान के लिए। 2019 में प्रदान किया गया था ओमान की लेखिका जोखा अलहार्थी को। इनकी रचना का नाम था सेलेस्टियल बॉडीज और 2018 में
ओल्गा टुकारचुक, ये पोलैंड की लेखिका थी, इनकी रचना थी फ्लाइट के लिए यह पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2018 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्कल की घोषणा की है? कितने नए सर्कल बनाए गए हैं ASI के? तो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 7 नए सर्कल बनाने की घोषणा की गई। ये 7 नए सर्कल हैं तमिलनाडु राज्य में त्रिची, हम्पी कर्नाटक, मेरठ और झांसी उत्तर प्रदेश से, जबलपुर मध्य प्रदेश से, राजकोट गुजरात से, रायगंज पश्चिम बंगाल से, यानी 6 राज्यों के 7 नए सर्कल बनाए गए हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि पहले 29 सर्कल होते थे और 7 और जोड़ दिए गए, जिससे अब कुल ASI के सर्कल्स हो गए 36, और ये 36 नए सर्कल, ये कुल 7 नए सर्कल के साथ कुल 36 सर्कल हो गए हैं। ASI की बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुरातात्विक अनुसंधान तथा को बढ़ावा देता है तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों को संरक्षण का कार्य करता है। ASI स्थापना हुई थी वर्ष 1861 में और इसके स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। वर्तमान में इसके महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं वी विद्यावती वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के पद पर कार्य कर रही हैं वी विद्यावती। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण के मामले में शीर्ष राज्य है। ऑप्शन दिए गए हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यह योजना प्रारंभ की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2014 में समावेशी विकास हेतु सभी वर्गों तक आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। और हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण के मामले में शीर्ष स्थान है तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य में अब तक 58,227 करोड़ रुपए महिलाओं के द्वारा लिए गए हों और महिलाएं शीर्ष स्थान पे हैं तमिलनाडु में, जबकि दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु की बात कर लें दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, CM है श्री के पलानीसामी, गवर्नर है BL पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के वर्तमान में गवर्नर हैं। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारक, बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तमिलनाडु में मुकुर्थी, मुदुमलाई, इंदिरा गांधी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में शिंजो आबे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिंजो आबे अभी कार्य कर रहे थे जापान के प्रधानमंत्री के रूप में और इन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। दोस्तों चार बार जापान के प्रधानमंत्री रहे और जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कार्य किया शिंजो आबे ने और स्वास्थ्य कारणों के कारण अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। जापान की राजधानी है दोस्तों टोक्यो और आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित है वर्ष 2021 में। चीन की बात करें, बीजिंग राजधानी है, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मून जेइन दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, जतिन परांजपे, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री। तो दोस्तों प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के जीवन पर आधारित है पुस्तक क्रिकेट द्रोण और यह पुस्तक लिखी है उनके पुत्र जतिन परांजपे वर्तमान में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता भी हैं। उन्होंने अपने पिता वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी है क्रिकेट द्रोण। इस पुस्तक में भारत के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर महान खिलाड़ी के निबंध भी शामिल किए गए हैं इस पुस्तक में। यह पुस्तक लिखी गई है जतिन परांजपे के द्वारा। अनिल कुंबले महान खिलाड़ी हैं भारत के, रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं। अगले क्वेश्चन की बात बढ़ते हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है। अब यह राशि होगी, ऑप्शन दिए गए हैं 10 लाख, 15 लाख,
20 लाख और 25 लाख। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और ये पुरस्कार दिए जाते हैं प्रतिवर्ष खेल दिवस के दिन 29 अगस्त को। 29 अगस्त को 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया और इनकी राशि में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। इस वर्ष से केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी घोषणा की है। आपको बता दें कि पहले इसके लिए राशि दी जाती थी 7.5 लाख। 7.5 लाख से बढ़ा के कर दी गई है 25 लाख। 25 लाख राशि कर दी गई है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। अर्जुन अवार्ड के लिए राशि दी जाती थी दोस्तों 5 लाख और 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है अर्जुन अवार्ड के लिए। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए भी राशि दी जाती थी 5 लाख, वो भी कर दी गई है 15 लाख दो। और ध्यानचंद अवार्ड दिए जाते थे दोस्तों, उसके लिए राशि होती थी 5 लाख। 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है ध्यानचंद अवार्ड के लिए। ध्यानचंद के लिए 10 लाख राशि होगी। अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड के लिए 25 लाख की राशि होगी और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए राशि होगी 25 लाख। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।